तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। सामने एक टाइटल देख रहे होंगे आप कि सतलोक गैंग में खौफ का माहौल, हाईकोर्ट का आदेश, शासन की मार। किस किस के नाम पर एफआईआर हो रखी है। तो शिवांश भाई ने भी विस्तार से अपनी लाइव में बताया था, तो मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जिन लोगों को शायद इसके बारे में पता ना हो। ठीक है, जो एक प्रकरण चल रहा है हाई कोर्ट में, वो तो है ही उसी के तहत लखनऊ पुलिस प्रशासन ने भी कुछ लोगों के लिए, जो पर्टिकुलर लोग हैं, उनके ऊपर कौन कौन सी धाराएं लगी है और किन किन के ऊपर केस हुआ है, उनके ऊपर एफआईआर हो रखी है, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। देखो, इससे पहले जो एक ये हेमंत दास थे, इन्होंने एक बातों में किसी भगत ने इनके लाइव में जाकर ये पूछ लिया था कि शिवांश नारायण द्विवेदी कोर्ट में चला गया है, तो हमारी तरफ से कौन वकील है, या कुछ इसी प्रकार से कोई सवाल पूछा था शायद उन्होंने कि आप कुछ कर नहीं रहे, तो इस प्रकार से कोई सवाल पूछा था। तो वहाँ से हेमंत दास का जवाब आया था कि ऑलरेडी शिवांश नारायण द्विवेदी के ऊपर क्या हो गया, क्या एफआईआर हो चुकी है, ये कहा था। पर वास्तव में वो एफआईआर नहीं थी। ठीक है, वो कोई मानहानि का नोटिस भेजा था पहले, और इनको ये भी पता नहीं कि मानहानि के नोटिस और एफआईआर में क्या फ़र्क होता है, ये तक पता नहीं है। ठीक है, तो आपको बताते हैं कि एफआईआर कैसी होती है और किस प्रकार से लिखी जाती है। अभी हम सबूतों के तौर पे दिखाते हैं आपको कि किन किन के ऊपर हो रखी है। ठीक है, चलिए। तो मेरे सभी चाहने वाले मेरे सनातनी भाइयों और रामपाल के अनुयायियों, ये देख लीजिए, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर, ये है प्रथम सूचना रिपोर्ट। ठीक है, धारा 173 BNS के तहत। अब धाराएं कौन सी लगी इसमें? भारतीय न्याय संहिता 2023, 294, 299, 302, 308 6, 351 3। दिन, ठीक है, दिनांक से समय इतना, ये सारी चीज़ें लगी हुई है। किधर? थाना जहां सूचना प्राप्त हुई है, ये कि कब? 31/7/2025 को। ठीक है, कितने बजे? मेरे ख्याल से रात के 9 बजे। ठीक है, इस प्रकार से इसका ये पूरा विवरण है, आप देख सकते हैं कि कौन कौन अब किस किस के ऊपर हुई है, ये आया। ठीक है, प्रथम है, पहला है राजू दास। ठीक है, द्वितीय है राम नारायण दास, तीसरा है दिनेश चंद छोकरा आलमबाग, चौथा नीतू दासी, पांचवा रवि कुमार, छठा हेमंत दास, सातवां रोहित। ठीक है, शिकायतकर्ता सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने का कारण, मतलब इस प्रकार से कुछ वो है पूरा, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये नीचे लिख रखा कि शिकायतकर्ता सूचनाकर्ता को प्राथमिक पढ़कर सुनाई गई सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई। ये है इनका पूरा विवरण। कहाँ? थाना प्रभारी के हस्ताक्षर ये कर रहे हैं। ठीक है, ये इंस्पेक्टर हैं और किधर के हैं? अब ये लखनऊ। ठीक है, लखनऊ उधर के ये उसमें रिपोर्ट दर्ज हो रखी है। तो आप देख सकते हैं, थाना सरोजनी नगर, जनपद लखनऊ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सारा कुछ ये देख सकते हैं, किस किस के नाम पे हुई है ये भी देख सकते हैं। ठीक है, ये है 7 लोगों के ऊपर ये एफआईआर हो रखी है। ठीक है, इनके पता भी लिख रखा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक, इसको बोलते हैं एफआईआर। ठीक है, सबूत सहित। ये
ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो अब देखना है कि ये अब इसमें पुलिस प्रशासन यथोचित कार्रवाई करेगा बहुत जल्दी ही, क्योंकि धाराएं कितने 5 तो धाराएं लगी इसमें, देखो ना, 1 294 299 302 308 351, ठीक है, ये जो है ये धाराएं लग रखी है इसमें। तो अब इसके केस के बारे में ज़्यादा जानकारी हमारे शिवांश भाई दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद कराई है तो उनको पता होगा कि वहाँ क्या बात हुई, कैसी बात हुई। उन्होंने अपनी लाइव में बताई है, पर एक बार हम उनके मुंह से भी सुन लेते हैं, ठीक है, कि ये किन किन के ऊपर कैसे कैसे इनके ऊपर कार्रवाई हुई, कैसे कैसे इनके ऊपर रिपोर्ट दर्ज करी गई है, ठीक है। चलो हम चलते हैं उन्हीं के मुँह से सुनते हैं इसके बारे में। तो शिवांश भाई की जुबानी सुन लीजिए आप लोग, ठीक। हर कदम पर, हर स्टेप में साहस प्राप्त होता है। जैसे गुरुदेव ने जगद्गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने उनका एक प्रवचन में देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा, कोई व्यक्ति आया कि मुझे कैंसर है, मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा तुम तुम्हारे कैंसर ठीक नहीं करेंगे, कैंसर से होने वाला जो दुख है वो हम ठीक करेंगे। अगर कैंसर नहीं होगा तो कल कोई और दुख होगा, मकान गिर गया, चोरी हो गई, लूट हो गई, डकैती हो गई, ये हो गया, वो हो गया। मगर यदि दुख से जीतना ही आ गया व्यक्ति को तो कुछ भी होता रहे, वो सदैव सुखी रहेगा। तो ये लाइन, इसलिए ऐसे जो गुरु के शिष्य होते हैं, ऐसे महान गुरुओं के शिष्य जो ये नहीं कहते हम कैंसर सही करेंगे, हम तुम्हारी दुख की बीमारी सही करेंगे। तो जब उन्होंने हमारी दुख की बीमारी सही कर दी तो फिर ठीक है, लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर, खून से खेलेंगे होली, कर धर्म मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। हाथ जिनमें हो जुनू कट्टे नहीं तलवार से, सर जो उड़ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से, जिंदगी तो अपनी मेहमा मौत की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। तो ऐसे ही बन जाते हैं। फिर गुरुदेव का वो वचन आपको याद होगा जगद्गुरु शंकराचार्य जी का, कि हमको फौलादी आदमी चाहिए, समझ गए, राष्ट्र की रक्षा के लिए हमें फौलादी आदमी चाहिए। दिल में गौहत्या आदि को लेकर पीड़ा हो, सर में दर्द हो, तो आके पूरी के शंकराचार्य जी से आकर संपर्क करना। ये सब उनके वो ऐसे वचन है जो बुध गए हृदय में। जब तक नौका डूबती नहीं तब तक तुम्हारा काम है खेते रहना, खेते रहना। असफलता है क्या? असफलता है क्या? मेरे शब्दकोश में, मेरी जानकारी में असफलता नाम का कोई शब्द ही नहीं है। ये सब गुरुमुख से सुने हुई वाणी है, गुरुमुख की वाणी। ये सब काम आती रहे और हम लगातार इसमें रहे, तो इस सब सारे प्रयासों के बाद एट द एंड पूरे गैंग के विरोध में और इन लोगों सहित, ये लोग जो व्यक्तिगत रूप से मुझ पर हमले कर रहे थे, इन लोगों सहित पूरे गैंग के विरोध में ये एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर आप प्रदर्शित कर सकते हैं, भारतीय है, आप दिखा दीजिए एफआईआर प्रथम पृष्ठ। ये यद्यपि पूरे गैंग के खिलाफ पूरा जो तंत्र चल रहा है इसके खिलाफ हुई है। और इस एफआईआर के बारे में एक बात और बता दूं कि अभी जो लास्ट रिसेंट जो कल की तारीख, कल की जो डेट थी हियरिंग हुई है कोर्ट में, उसमें प्रशासन को अपना पक्ष रखना था कि हमने मतलब वो जो पूछा गया था पहली डेट में कि आप क्या कर रहे हैं इस संदर्भ में, तो शासन को पक्ष रखना था, ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो बंद करा सकते हैं सब। तो शासन ने ये नहीं कहा कि हम जांच कर रहे हैं, शासन ने कहा हमें और समय चाहिए, अभी हम कार्रवाई नहीं कर पाए हैं, ये बहुत ही बड़ा मामला है। ये शासन के शब्द थे, गंभीर मामला है। वो हमारी जो फर्स्ट जो शिकायत की थी उसको गंभीर नहीं समझ पाए थे ना, पर फिर शासन ने हमारी बात को समझा, वहां कहा ये गंभीर मामला है। इसका अर्थ है कि शासन के मुख से सच्चाई बोल रही थी, वास्तविकता बोल रही थी, गंभीर मामला है। शासन ने कहा हम अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाए हैं और इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। ये एफआईआर है जो दर्ज हुई है, स्क्रीन पर आप दिखा दीजिए इनको। और बड़ा नहीं हो पाएगा बोल भाई, और बड़ा ना हो पाए तो मैं ही दिखाऊं फिर। अच्छा, ये कई बातें हैं जो वहां पे रामपालियों के अनुसार बोली जा सकती थी। क्या क्या बातें हैं? हाईकोर्ट से क्लीन चिट मिली है 12 बार, क्यों नहीं बोला भाई? शासन को ये लोग इतने दिनों में बता नहीं पाए कि आप वहां पे ये बोल दीजिए, ये तो बहुत अच्छी किताबें हैं, क्यों नहीं बताने गया कोई? भाई हाईकोर्ट में इनके विरुद्ध जो मुकदमा है वो पंजीकृत है, याचिका पंजीकृत। इनको सब कुछ मालूम पड़ गया, हमने सब पर रिवील किया है, हमने सब कुछ यहाँ प्रस्तुत किया। सीएनआर नंबर वगैरह भी, जो नंबर होगा शायद जिससे वो निकलेगा, रिट सी करके जो है, सब कुछ इनको मालूम है। पर क्या हुआ, ये इतने दिनों में इनको इतना टाइम भी मिला। पहली हियरिंग 10 तारीख जब हमने बताया कि पूछा गया शासन से, दूसरी हियरिंग डेट नहीं, सुनवाई हो नहीं पाई, और तीसरी हियरिंग जो मतलब दूसरी हियरिंग जो होनी थी कल जो हुई है 1 अगस्त को, तो इस बीच में क्या ये लोग दिखा नहीं, ये शासन को ये नहीं बता पाए, शासन को ये नहीं बता पाए कि ये किताबें हाईकोर्ट के द्वारा क्लीन चिट प्राप्त है, क्यों नहीं बता पाए?
वाली बात है, ये सब नहीं बोला गया वहां सीधे बोला गया अभी हमको और समय चाहिए 1 हफ्ते का, तो 1 हफ्ते का समय ना देकर के कोर्ट ने 25 अगस्त तक का समय दिया इन लोगों को शासन। और इसी क्रम में हमारी संभवतः 31 जुलाई के दिन हमारी FIR जो है दर्ज कर ली गई विभिन्न धाराओं में, और वो हम आपको विवरण देने वाले हैं। ये FIR देखिए, इसमें जो धाराएं लगी हैं 294, 299, 302, 308, 351, इनमें अच्छा एक चीज और है, इन्होंने वो कहा था जब हमने इनका वहां प्रतिकार किया था तो इन्होंने एक चौपाल लगाई थी अपने चैनल पे, जिसमें मेरा राक्षस वाला दृश्य बनाया था, और चौपाल लगा करके इन्होंने कहा था कि ये धाराएं बनती है शिवाश नारायण द्विवेदी के विरुद्ध ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मगर किया कुछ नहीं। वो जो धाराएं वहां बताई थी, यद्यपि इन्होंने क्या किया कि यहाँ के जो लोकल झूठे केसेस बनाकर जो इन्होंने वहां बातें की थी वो सब कुछ नहीं लगाया, उस बारे में तो बात ही नहीं हुई। तो धाराएं ये लोग जो चौपाल लगा के बता रहे थे, उनसे उन ज्ञानियों से कहा जाए कि वो ये धाराएं देख इन विभिन्न धाराओं में कुछ लोगों के नामजद सहित पूरे के पूरे गिरोह पर FIR दर्ज हो गई, पूरे के पूरे केंद्र पर FIR दर्ज हो गई। अब इसमें मैं आपको लाना चाहूंगा सीधे वो वाला प्रश्न निकाल लीजिए, इसमें नामजद किस किस का है, नाम किस किस का नाम है वो देख लीजिए, नाम वाला चौथा पेज है वो लाइए जरा। ये आपके लिए बहुत जानने वाली चीजें हैं, नाम किस किस के नाम है, अभी नाम है, बाकी फिर पूरी जांच है, गिरोह क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, चैनल कौन कौन सा बैन होना है, ये सब चीजें हैं, मगर नाम किस किस का है वो देख लीजिए। पहला नाम है राजू दास जो वहां का संचालक है लखनऊ केंद्र का, दूसरा नाम है रामनारायण दास है ना, ये भी लखनऊ का संचालक है, तीसरा नाम है दिनेश चंद्र छोकरा, दिख रहा होगा, ये भी बहुत अग्रणी रूप से रहा मुझे डराने धमकाने में। इसने मुझे क्या क्या धमकियां दी इस व्यक्ति ने इस गिरोह के साथ मिलकर, पहले तो बहुत तरीके से कॉल किया, मैं मना कर रहा हूँ मत कर, दो फिर भी कर रहा है तो मुझे ब्लॉक करना पड़ रहा है, आत्महत्या कर लेगा, पेट्रोल छिड़क करके आत्महत्या, मिट्टी पता नहीं पेट्रोल छिड़क के आत्महत्या कर लेगा, मुझे झूठे मुकदमे में फंसाएगा, नीतू दासी से मैं उसके किताब बेचने का प्रतिकार करूंगा तो मुझे झूठे मुकदमे में फंसाएगा, फिर क्या कहते हैं ये मैं अगर ये मुझको फोन करके पूछेगा कि तुम वहां क्यों गए थे हमारे नामदान सेंटर, तो मैं उससे पूछूंगा वो नामदान सेंटर है या फला फला कोई विवादित अड्डा है, तो ये मेरे ऊपर झूठा मुकदमा लगवाएगा। और यदि पुलिस ने निष्पक्ष वहां पर जांच करके लगा दी तो फिर पुलिस के साथ पुलिस को भी समेटते हुए फिर झूठा मुकदमा लगवाने का प्रयास करने के लिए कोर्ट तक जाएगा। ये सारी चीजें ये व्यक्ति कर रहा है। इसके साथ ही साथ अप्रत्यक्ष रूप से मुझे जो है डराना धमकाना, तेरे पूरे सारे गैंग की वो खबर निकाल रहा हूँ, मेरे संबंधियों को फोन किया, मुझसे पूछा कि इनकी पत्नी का नंबर दे दो, है ना, उनको नहीं मालूम है कौन है दिनेश चंद्र छोकरा, तो पूरा षड्यंत्र लोगों से कह रहा है कि ये ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, यहाँ तक कि मठ में भी मेरे लिए उल्टी सीधी सूचनाएं बना करके भेज रहा है, जो गोवर्धन मठ है वहां पर भी भेज रहा है। और क्या कर रहा है ये, हाँ मानानी के नोटिस भेज रहा है, इसने मानानी का नोटिस उनके लिए भी भेजा जो मैंने वहां पर शिकायत दी थी, जो केंद्र के नाम पर शिकायत दी थी राजू दास और रामनारायण दास, तो वो शिकायत देने पर भी इसने मानानी का नोटिस भेजा मुझे 2.5 लाख का, ये भी दबाव बनाना, और 15 लाख का एक अलग नोटिस भेजा है कि तुमने जो है अमुक अमुक कार्य किया है तो मैंने जो है नोटिस भेज दिया तुम्हें, इस व्यक्ति ने भेजा है 15 लाख का। और भी इसने कई चीजें की, तो पूरी तरीके से षड्यंत्र में साथ में रहा ये। और हाँ इसने एक चीज और की है, फोन पे भी और वहां पे जो पुलिस चौकी में जो कन्वर्सेशन हुई, इसमें कई बार कहा है कि हमारे जो बाबा जी हैं उनका प्रसारण होता है लाइव, कहां से, जेल से, ये भी एक ऑफेंसिव स्टेटमेंट, गुमराह करना पब्लिक को, भ्रम फैलाना पब्लिक। तो मुझको फोन पे भी कहा चलो चलो, और फिर गैंग की बात करना, फिर मेरे माता पिता कहाँ रहते हैं ये बताना, ये सारी चीजें में ये चीजों में प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही साथ जो एक काली वाला जो मुझे यहाँ लाइव स्ट्रीम के समय जो धमकी दी गई थी कि मैं चाकू से गोद कर हत्या कर दूंगा, आते बाहर निकाल दूंगा, तेरी पत्नी और बेटी के साथ भी हम लोग रेप कर देंगे, काल के दूध, ये सब उसमें लिखा था। उसमें उसने एक बात कही, आदित्य है ना तेरे भाई का नाम, गायत्री पार्क के पास रहता है ना तू, यही बातें ये भी कहता है। तो कैसे गैंग मिलजुल करके कार्य कर रहा है, एक दूसरे की सहायता, पूरा चल रहा है, पूरा आपको समझ में आ रहा हूँ। इसके बाद नीतू दासी का नाम है, नीतू दासी वैसे तो सभी मामलों में पूरे गैंग की एक इस पूरे जो तंत्र है उसके साथ में है, सारी चीजें आपको हो ही रही, हम लोग पीछे काफी सारी बातें कराए। प्रत्यक्ष रूप से नीतू दासी ने दो बार जो है हम पर झूठा मुकदमा लगाने का प्रयास कर हमारे इस अभियान को रोकने का प्रयास किया, दबाव बनाने का प्रयास किया, हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत तो किया ही है, साथ ही साथ सरेआम पब्लिक के बीच में इन्होंने हमको जो है क्या कहते हैं झूठा मुकदमा लिखवाने की धमकी दी। इसके बाद रवि कुमार पूरे गैंग के ये जो पूरा तंत्र है उसके साथ में है, और क्या कहते हैं रवि कुमार वो है जो स्टॉल भी लगाते हैं, मतलब इन किताबों से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं और मेरे विरुद्ध झूठी शिकायत भी करते हैं, और क्या कहते हैं ये भी पूरी तरीके से एक सक्रिय सदस्य लखनऊ स्तर पे और पूरे भारतवर्ष भारतीय स्तर पर कार्यरत है गैंग के साथ। तो ये रवि कुमार का मामला हो गया। अब आता है अपना एक व्यक्ति जो कहता है कि अगर मुझे नोटिस आ गया तो FIR हो गई। ये देख ले भाई, हेमंत दास का नाम भी इसमें है, हेमंत दास को भी इसमें मैंने इसमें लिया है संज्ञान में। हेमंत दास ने क्या क्या किया है देखिए,
देखिए गैंग तो पूरा जो कर रहा है वो कर ही रहा है, मगर इसने क्या किया है, मेरे बारे में अनेकानेक अपशब्द, हिंदुओं के बारे में, हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले अनेकानेक अपशब्द इस व्यक्ति ने, है ना, इसकी लाइव स्ट्रीम पर डले हैं, मेरा राक्षस वाला चेहरा डला है, इसकी लाइव स्ट्रीम में किसी ने मुझे बड़वे भी बोला था, और बहुत सी और भी चीजें, इतने क्लेम किया कि मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी। ये सब भी तो दबाने का प्रयास है ना, मुझे दबाव बनाने के लिए, और उल्टा सीधा बोलना, झूठी चीजें बोलना, ये सब ही बोल रहा है। और इसने अपने चैनल से क्लेम भी किया कि मैं ये क्लेम भी किया इसने कि भाई सतलोक आश्रम से डायरेक्ट बात, जेल धाम से, तो ये क्लेम भी किया। बहुत ये सारी चीजें होने के साथ साथ इसने प्रत्यक्ष रूप से भूमिका भी निभाई है। और अगला नाम है रोहित का, बहुत बड़े संवाददाता है भाई, दिखाइए उनका नाम, रोहित, संभवतः रोहित ही नाम है या कुछ और नाम है, पता चल जाएगा, मगर ऐसे न्यूज चैनल वाले भाई साहब है, ऐसे न्यूज चैनल पे कोट पैंट पहन के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं ना, हमने बुलाया पर वो आया नहीं, मैं बहुत बड़ा संवाददाता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये रोहित उसके खिलाफ भी हो गया। और आपको बता दूं, ये जो धाराएं लगी हैं उनमें से 2 धाराएं बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, उनमें बड़ी बड़ी सजाएं हैं, 10-10 साल 7-7 साल तक की सजाएं, ठीक है। और वो जो बैन होंगी चीजें वो तो अलग बातें हैं, वो तो शासन ने कहा ही है कि हमको थोड़ी सी और वो चाहिए। ये रोहित ऐसे न्यूज चैनल वाला है जिसने हमारा वो चेहरा बना करके बिगाड़ा और अपने चैनल पे दिखाया, और ऑफिशियली इस तंत्र से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट। और एफआईआर में क्या दर्ज है थोड़ा सा समराइज कर दूं कि अब आप निकालिए 6वां पेज, 6वां। अब पेज रहने दीजिए, अब स्क्रीन बड़ी कर दीजिए, मैं बता दूं, मेन जो बातें थी वो तो रिवील कर ही दी है। तो किस किस का नाम है, नामजद किस किस का है, पूरे गैंग के खिलाफ है, नाम किस किस का है, नाम राजू दास का डायरेक्ट है, राम नारायण दास का डायरेक्ट है, दिनेश चंद्र छोकरा दास या चौधरी जो भी हो उसका डायरेक्ट है, नीतू दासी का डायरेक्ट है, रवि कुमार का डायरेक्ट है, हेमंत दास का डायरेक्ट है, रोहित का डायरेक्ट है। इसके अलावा तमाम सारे वो चैनल्स जो जिन्होंने अभद्र टिप्पणियां की हैं, ये सब बोला है, वो सूची भी हम लोग दे रहे हैं, वो सब भी इसमें शामिल। और कुछ होगा, अगर और कुछ होगा तो विवेचना में जुड़ जाएगा इसकी, और विवेचना किस स्तर की होगी, कोई सामान्य स्तर की तो होगी नहीं, अब शासन इन्वॉल्व है डायरेक्टली, एसीपी डायरेक्टली इन्वॉल्व है, हाईकोर्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो किस तरीके का होगा, जो आगे जो विवेचना होगी वो किस स्तर की होगी वो आप समझ सकते हैं। खैर, ये नाम के साथ साथ फिर रिपोर्ट क्या लिखी है कि सीधे सीधे केंद्र है सक्रिय सतलोक आश्रम जो रामपाल के नाम से चल रहा है। रामपाल कौन है, जो वहां पर है, जेल इनके अनुसार जेल धाम में और हमारे अनुसार जेल में है, अपराधी है, सजा काट रहा है, आजीवन कारावास। तो अब क्या है कि इसको चलाने वाले राजू दास, रामनारायण दास, इनके द्वारा जो है क्या होता है, मतलब राजू दास, रामनारायण दास, नीतू दासी, इन सबका नाम है। फिर इनके द्वारा होता क्या है वो बता देता हूँ कि संगठित इस गिरोह के द्वारा इन लोगों जिनका नाम लिया गया, और इस गिरोह, जिस गिरोह का एक केंद्रीय लखनऊ है, लखनऊ में है ना, इस गिरोह के द्वारा संगठित होकर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता फैलाने एवं अपमानित करने की नियत से हिंदू धर्म की पुस्तकों के कवर पेज का एवं हिंदू देवी देवताओं के चित्रों का बेजा इस्तेमाल करते हुए अंदर देवी देवताओं के विरुद्ध जानबूझकर अपमानजनक टिप्पणी करते हुए अश्लील चित्र छापे गए, अश्लील टिप्पणियां की गई हैं। इन लोगों द्वारा प्रचारित, प्रसारित एवं वितरित की जाने वाली गंदी पुस्तकों में लिखे हुए शब्दों, संकेतों और दृश्य रूपों के माध्यम से विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता उत्पन्न करने का संप्रवर्तन किया जाता है। इनके द्वारा हिंदू देवी देवताओं, हिंदू धर्म ग्रंथों एवं धर्माचार्यों पर तरह तरह के गंदे लांछन लगाकर सोशल मीडिया एवं टीवी चैनल से विभिन्न माध्यमों द्वारा प्रचार प्रसार व विक्रय किया जा रहा है। उक्त गंदी पुस्तकों को छोटे बच्चों को भी पढ़ने हेतु विवश कर उनको मानसिक रूप से आघात दिया जा रहा है। इन लोगों के वीडियो है ना, ये लोग स्कूल में जाकर के बच्चों को देते हैं ना, बच्चों को देते ना, स्कूल में गए हुए बच्चे किस पर निर्भर है, स्कूल पर। और यदि वहां पर ब्लफ कर रहे हैं या फिर डायरेक्ट खुद संयोजक है स्कूल के, तो ये वहां पर जो बच्चों के साथ कर रहे हैं, बहुत बड़ा ऑफेंस, ठीक है। तो बच्चों को इस तरीके से ब्रेन वॉश किया जा रहा है। तो इसके बाद क्या है, ये जो केंद्र है, इनका केंद्र फला जगह स्थित है। 18 जनवरी से लेकर के जो मैंने आपको अभी सब बताया वो शॉर्ट में यहाँ पर बता दिया है। और 2-3 नंबर हैं जिनके द्वारा जो गाली गलौज की जो एफआईआर दर्ज हुई है अभी कुछ दिन पहले ही, उसमें वो नंबर नहीं था, उसमें बिल्कुल लेटेस्ट नंबर था। मगर ये जो पुराने नंबर से और ईमेल आईडी से जो मुझे धमकियां दी गई हैं, जान से मारने की या जो और तरह का दबाव डाला गया है, वो सारी चीजें इसमें मैंने डाला। अब इसमें पुलिस एक्शन लेगी और जितने भी पोर्टल्स हैं जहां से ये सारी सामग्री प्रचारित हो रही है उस पर कार्रवाई होगी। पुलिस संज्ञान में ले लिया शासन ने, और जल्द ही हमको बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अब फिलहाल मेरा वैचारिक मतभेद के निमित्त चर्चा करने का कोई मन नहीं है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, सतलोक आश्रम गैंग के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो चुकी है, पूरे के पूरे गैंग के विरुद्ध, और कुछ लोगों के नाम स्पेशली इसमें दर्ज कराए हैं। पहला नाम है राजू दास, दूसरा नाम है रामनारायण दास, तीसरा नाम है दिनेश चंद्र छोकरा, चौथा नाम है नीतू दासी, पांचवा नाम है रवि कुमार,
छठवां नाम है हेमंत दास, MP खबर फास्ट वाला। सातवां नाम है रोहित, अगर उसका और कुछ नाम हो तो, मगर SA न्यूज चैनल वाला वो लड़का, वो जो आकर के बोलता है, ठीक है। बाकी इसमें हम बहुत सारे चैनल्स की रिकॉर्ड्स वगैरह तो मेंटेन किए हुए हैं, बहुत सारे चैनल्स के लिंक्स वगैरह हमने सेव करे हैं। वो सारी अभी जो ये जो जांच हो रही है, जो शासन तंत्र ने जो समय मांगा है, उसमें सब कुछ हम प्रोवाइड कराने वाले हैं। लगा के वो जो TSLJ वाला जो लड़का है वो भी घसीट, उसका भी चैनल दिया जाएगा। और ये जितने भी वो हनुमान जी के उसमें फेमस हुआ था एक, जिसके बाल नहीं है, सबके नाम, दुर्गा ठाकुर व्लॉग्स, है ना। और ये कई लोग हैं जिनके चैनल पे कोई व्यूज नहीं, मगर उन्होंने एक कोई मेरा वीडियो डाला तो उसमें 10,000 व्यूज है। तो ऐसे जिन्होंने भी कई भद्रता, बड़वा, गधा, इस तरह की भाषा उपयोग में ली है, तो वो सारे चैनल्स, और ये किताबों का प्रचार प्रसार, रामपाल के वीडियोस दिखाकर उनका प्रचार प्रसार जो भी कर रहा है, जहां कहीं भी वो प्रवचन प्रसारित हो रहे हैं, वो सारी चीजों पर संज्ञान लिया जाएगा। वो सारा हम लिस्ट बना रहे हैं। हो सकता है कि ये वीडियो देखने के बाद कुछ लोग अपना चैनल बंद कर दें, तो ये उनके लिए उनकी एक हो सकता है कि थोड़ा बहुत समथिंग इज बेटर देन नथिंग ये हो जाएगा। क्योंकि अगर हमने उसको देख लिया होगा तो हमने तो पूरी लिस्ट बना ही ली है कि कौन छोटे छोटे स्तर पर लगा हुआ है। और एक बात और बता दूं कि FIR दर्ज होते होते भी इनका जो कार्यक्रम चलता था शुभम पैलेस में, वो जो व्यक्ति पकड़ा गया था ना, वेद प्रकाश, किताबें बेचते हुए, उसने कहा था कार्यक्रम होता है हर रविवार को शुभम पैलेस में, वहां वो शुभम पैलेस में कार्यक्रम होना पहले ही बंद हो चुका था। तो ये सारी चीजें हैं। हाँ, साधना चैनल, ईश्वर TV, इन सब का भी नाम दिया गया है, और वो सब शासन के स्तर पर कार्रवाइयां की जाएंगी, है ना, सब कुछ उसमें आएगा। तो अगर कोई उपस्थित हो, वैचारिक मतभेद के निमित्त नहीं। तो ये सारी विवेचना थी जो कोर्ट में क्या हुआ, और यहाँ जो FIR जो लिखी गई है ये 7 लोगों के ऊपर, वैसे तो पूरे तंत्र के ऊपर है, जिनका नाम आया है, अभी स्पेशली नाम आया है जिनका, तो वो ये 7 लोग थे। तो विवेचना आपने सुनी होगी स्वयं शिवांश भाई की तरफ से। तो इस पर शिवांश भाई को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि इस तरह वो एक ग्राउंड लेवल पर उतर के ये कार्य कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि ऐसे लोगों का जो सनातन का एक दीमक की तरह, सनातन को दीमक की तरह कुतर रहे हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है एक कानूनी रूप से और एक संविधान के दायरे में रहते हुए। क्योंकि देखो, संविधान भी हमारे लिए अति आवश्यक है, कानून भी हमारे लिए अति आवश्यक है। हम किसी का वो नहीं कर सकते, तो कुछ विचार विमर्श यदि करना चाहते, ठीक है, तो इसका हम वो नहीं कर सकते, प्रतिकार नहीं कर सकते ना संविधान का, ना कानून का, क्योंकि हमें कानून के हिसाब से ही चलना चाहिए और हमें संविधान के हिसाब से ही चलना चाहिए। तो फर्स्ट हियरिंग जब हुई थी कोर्ट में 10 तारीख को हुई थी, तो उस दिन आदेश दिया था, शिवांश भाई ने बताया, पूछा था राज्य सरकार से कि जो ये चीज़ चल रही है, आपने इसके ऊपर कोई एक्शन लिया अभी तक? तो सरकार का कहना था कि अभी एक्शन लिया नहीं है, इनके ऊपर कार्रवाई की नहीं है, पर कार्रवाई हम करेंगे। फिर 15 तारीख की डेट मिली, 15 तारीख को भी शायद, हाँ 15 तारीख की डेट मिली थी, हाँ 15 तारीख की डेट मिली थी। 15 तारीख में भी शायद सुनवाई नहीं हो पाई, और फिर मिली, फिर उसके बाद सीधे मिली हमको ये 1 तारीख की डेट, ये 1 अगस्त की डेट। तो 1 अगस्त में सरकार से पूछा गया कि हाँ आपने कोई कार्रवाई करी? तो सरकार ने, राज्य सरकार ने ये अपना बयान दिया वहाँ की ये मामला बहुत गंभीर है और बहुत बड़ा मामला है, तो इसमें हमें 1 हफ्ते का समय और दिया जाए, जिसके तहत हमको समय मिल जाए इनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए। तो कोर्ट ने उनको ये समय दिया, और कोर्ट ने जो अगली डेट है, जो 25 तारीख को, 25 अगस्त को अगली हियरिंग की डेट निर्धारित की गई है। मतलब कि 25 तारीख तक राज्य सरकार के पास समय है इनके ऊपर यथोचित कार्रवाई करने का। यहाँ पर एक बात शिवांश भाई ने बोला कि यहाँ राज्य सरकार ने ये नहीं बोला कि हम जांच कर रहे हैं, राज्य सरकार ने ये बोला कि एक्शन लेना। देखो, जांच अलग चीज़ है और एक्शन लेना अलग चीज़ है, तो दोनों को अलग अलग तरीके से समझो, ठीक है। अगर जांच का विषय होता तो वहाँ वो बोल देते कि हाँ हम जांच कर रहे हैं, तो सीधे क्या है, एक्शन लेना है, कार्रवाई करनी है।
तो राज्य सरकार अपने तरफ से संविधान के दायरे में रहते हुए और कानून के हिसाब से अपना वो कार्य करेगी। तो मेरे रामपाल के अनुयायियों, तो आपसे भी एक बात कहना चाहूँगा कि आवेश में आके या उत्तेजित होकर अपने यूट्यूब चैनल पे या फेसबुक चैनल पे या ट्विटर पे या कहीं ऐसी प्लेटफॉर्म में अभी ऐसी हरकतें बिल्कुल भी ना करें कि आप भी मुसीबत में पड़ जाएं, कानून के उसमें पड़ जाएं। ठीक है, अगर आपने प्रतिकार करना है तो कानूनी रूप से आइए, कोर्ट में जाइए और कोर्ट में प्रतिकार कीजिए कि हम लोग सही हैं, हमारी किताबें सही है, हमारा जो तंत्र है वो भी सही है। जाके कोर्ट में एक बार जाके अपना वो सिद्ध कर दीजिए। आपके पास तो ये बहुत अच्छा मौका है कि कोर्ट में ये मामला गया है, जब तुम्हारा हाई कोर्ट में ये मामला गया है, तुम्हारी जो किताबें हैं, जब ये हाई कोर्ट में गया तो तुमको भी एक बार हाई कोर्ट में जाकर इसको सिद्ध करना चाहिए। और जो आपके लोग बोलते रहते हैं कि 11 से 12 बार हमको क्लीन चिट मिला है, तो क्लीन चिट भी लेके जाइए कि ये देखिए हाई कोर्ट में क्लीन चिट, हाई कोर्ट से क्लीन चिट मिली है हमको। ठीक है, तो ये चीज़ें जाके वहाँ दिखाइए। ठीक है, ना शिवांश भाई के को दिखाने से कुछ चलेगा, ना मेरे को दिखाने से चलेगा। ये किधर दिखाने से चलेगा? काम होगा हाई कोर्ट में। और से मुझे नहीं लगता कि कोई क्लीन चिट मिली होगी। अगर क्लीन चिट मिली होती तो जो हाई कोर्ट थी, हाई कोर्ट तो पहले ही इसको निरस्त कर देती इस पिटीशन को कि ये तो राज्य सरकार ने इसको क्लीन चिट दे रखा है, मतलब कि लाइसेंस दे रखा है एक तरफ से कि ये तो सही है, इनके ऊपर तो कोई केस कैसे हो सकता है। तो इस प्रकार से ये मेरा ओपिनियन है, इसको मैं साक्ष्य के रूप में नहीं मानता हूँ। ठीक है, तो वो तो भविष्य के गर्भ में छुपा है कि क्या है आगे। तो यही कहना था आप लोगों से मैंने कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसको शेयर करें और दूर तक पहुँचे, ये वीडियो लोगों तक पहुँचे तो लोगों को पता चले कि देश के अंदर क्या चल रहा है। और कोई एक शिवांश नारायण द्विवेदी जो शंकराचार्य जी के जो शिष्य हैं, वो धर्म के लिए किस प्रकार से खड़े हैं, निडर होके बिना अपनी जान की परवाह करते हुए ये खड़े हैं। जबकि इनको इतनी बार धमकियां मिल चुकी है, फ़ोन पे भी धमकियां मिल चुकी है, मैसेज में भी धमकियां मिल चुकी है, यहाँ तक कि इनके इंस्टाग्राम बहुत से जगह ईमेल में, यहाँ तक कि चैनल में जब आते हैं तभी वहाँ कमेंट में धमकियां मिलती है। तो हरेसमेंट भी किया जा रहा है और धमकियां भी दी जा रही है, तब भी निडर होके चट्टान की तरह इनके अगेंस्ट खड़े हैं। वो देखो, इनके अगेंस्ट तो नहीं खड़े, नहीं कहूँगा मैं, जो इनके द्वारा फैलाया गया जो तंत्र है उसके खिलाफ खड़े हैं ये। ठीक है, रामपाल के खिलाफ नहीं है ये। रामपाल के द्वारा जो फैलाया गया जो तंत्र है, जो हमारे देवी देवताओं का अपमान किया गया, हमारे आचार्यों का जो अपमान किया गया है, ये उनके खिलाफ है। ये उनके सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, ये अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं लड़ रहे हैं। इतनी बात समझिए। इनको क्या मिल जाएगा बताइए? शिवांश नारायण द्विवेदी जी जो हैं, इनको क्या मिल जाएगा? तुम सोचिए, इस जीत में इनको क्या मिलेगा? इनको मिलेगा धर्म। एक धर्म के लिए खड़े हैं कि क्या धर्म है क्या अधर्म है। ना किसी ये अर्थ के लिए लड़ रहे हैं, ना किसी स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं। बताइए इनका क्या स्वार्थ है? कोई बताएगा? रामपाल के जितने भी शिष्य हैं, ये कभी कभार मैं कमेंट देखता हूँ, बोलते हैं कि पैसों के लिए करना। भाई, इनको पैसा कौन दे रहा है ये बताइए पहले। हाँ, क्या कोई क्या अपनी प्रॉपर्टी डाल के दे रहा है इनको? इनका क्या फ़ायदा है ये बताइए? इनका फ़ायदा क्या है? ये जो इतना ये कर रहे हैं, एक ग्राउंड लेवल पर उतर के जान की बिना परवाह करते हुए अपना समय दे रहे हैं इस केस में। अब आप बताइए मेरे को कि इनका क्या स्वार्थ है? शिवांश भाई का कोई स्वार्थ नहीं है, ये सिर्फ धर्म के लिए लड़ रहे हैं। अब अगर शिवांश भाई ये कह के छोड़ दें या छोड़ देते कि अरे कि सब क्या मैंने ठेका थोड़ी ना ले रखा धर्म का, और लोग भी तो हैं, कहते ना, तो ऐसे तो धर्म का कोई भी जो रक्षा है कैसे होगी? तो हर कोई ऐसा सोचेगा। तो ईश्वर का ही एक माना जाएगा, ईश्वर के ही एक
लीला में समझो इसको शिवांश भाई के रूप में, कि एक जो शक्ति प्रदान करी है इनको, कि इस तरह प्रखर रूप से निडर होकर इनके खिलाफ जो खड़े हैं, इतने धमकियां मिलने के बाद भी इनके जो परिवार की जो महिलाएं हैं उनके साथ गलत चीज़ें करने की धमकियां, इनको चाकू से गोद के हत्या करने की धमकियां, माँ बहनों की गालियां आपने खुद सुनी होगी, पर उनके ऊपर केस हो चुका है, संवैधानिक रूप से लड़ रहे हैं। ये नहीं कि शिवांश भाई ने भी यहाँ से उनको गाली दी हो या उनको धमकी दी हो कि मैं तुझे मार डालूंगा, ना, उन्होंने नहीं किया, क्योंकि विवेकशील हैं, ये धर्मज्ञ तो हैं ही, विवेकशील भी साथ में है। अगर कोई धर्मज्ञ होगा तो विवेकशील भी होगा, वो जो धर्मज्ञ नहीं होगा वो उतना विवेक नहीं होगा उनमें, जो धर्मज्ञ होगा वो विवेकशील भी होगा साथ में। इतना ध्यान दीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे प्रभु श्री राम, जब माता सीता जी का हरण हुआ, रावण ने हरण किया, तो जो प्रभु श्री राम थे उन्होंने ये नहीं किया कि जो रावण की पत्नी थी उनका हरण करके मैं बदला में अपना जो रिवेंज बोलते हैं जिसको, वो पूरा कर लूँ, ना। धर्म यही कहता है कि अगर सामने वाला तुम्हारे साथ कोई गलत कर रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं हो रहा है कि, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम भी उसके साथ गलत करो, ठीक है, पर ये भी नहीं कि उसका प्रतिकार मत करो, दोनों चीज़ अलग है, ठीक है। तो प्रभु श्री राम के ही एक उनके पद चिन्हों पे जो उन्होंने सिखाया हमको, उसी विद्या को, उसी शिक्षा के माध्यम से शिवांश भाई जो आगे चल रहे हैं, इनके लिए, इनको, इन कार्य के लिए इनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि कोई एक सामने आके खड़ा हुआ और पूरे रामपाल के तंत्र को हिला के रख दिया, और इनके ऊपर झूठे मुकदमे कराने के इतने प्रयास किए गए, इतने प्रयास किए गए, कभी छेड़खानी का आरोप लगाते हैं, कभी तुम आश्रम में गए क्यों, कभी मतलब तरह तरह के ये मुकदमे इनके ऊपर ठोकने के प्रयास किए गए, फिर भी ये हटे नहीं रास्ते से। अब क्या करें, धमकाने से भी नहीं हटे ये, हाँ, लालच दे के भी नहीं हटे ये, और इनके ऊपर हरेसमेंट किया तब भी नहीं हटे ये। तो मतलब कि एक धर्मज्ञ यही तो है, अपने रास्ते से, जो धर्म का मार्ग है उससे नहीं हटना। अगर सामने कुछ गलत दिखाई दे रहा है तुमको, अगर गलत है वो चीज़, अगर वहाँ से हम आंखें मूंद के चले जाएं तो हम धर्मज्ञ नहीं हैं। अगर गलत दिख रहा है, ठीक है, तो इन चीज़ों का इन चीज़ों को अच्छी से जानते हैं शिवांश भाई, और मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा इनको। और मेरे सनातनी भाइयों, आप भी सपोर्ट कीजिए इनको। सपोर्ट किस रूप में कर सकते हैं आप, किसी भी रूप में कर सकते हैं आप, ठीक है, तन से, मन से, धन से, ठीक है, क्योंकि जब धर्मयुद्ध चलता है, जब धर्मयुद्ध होता है तो धर्मयुद्ध में यथोचित सभी लोग अपना अपना योगदान देते हैं जो धर्मज्ञ होते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको स्मरण रहे कि आपने भी साथ देना है, हमने इनको अकेले नहीं छोड़ना है, ठीक है, हम भी इनके साथ हैं। मैं तो हमेशा के लिए इनके साथ हूँ, और हमारे जितने भी धर्मज्ञ हैं, जितने भी सनातनी भाई हैं, वो भी इनके साथ हैं, मुझे पता है। पर इनको एहसास कराइए, शिवांश भाई को एहसास कराइए कि हम आपके साथ हैं। सिर्फ कहने से नहीं होगा, दिखाने से होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और दूर तक पहुंचाएं इस वीडियो को लोगों तक कि एक सनातनी खड़ा है धर्म की रक्षा के लिए। तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।